नमस्कार, न्यूज की पाठशाला में आप सभी का स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला है जहां सबकी क्लास लगती है। खबर का हर चैप्टर विस्तार से खोलता हूं, वो चैप्टर भी लेकर आता हूं जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा, और उस अंदाज में बताता हूं जिसकी वजह से कहता हूं कि ये न्यूज का इकलौता फैमिली शो है। मतलब बड़ों से लेकर बच्चों तक को न्यूज समझ में आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो अटेंडेंस लगाते हैं और शुरू करते हैं आज की पाठशाला। सबसे पहले आपको बताऊं पाठशाला में आज कौन कौन से चैप्टर खोलने वाला हूं। पाठशाला में रामनवमी में जो हिंसा हुई उसका ऑर्डर देने वाले एक्सपोज होंगे आज। कहां से पूरी प्लानिंग हुई सब बताऊंगा। मोदी का कमिटमेंट, ये दुनिया भूखी नहीं सोएगी। नरेंद्र मोदी दुनिया के लिए ये बड़ा ऐलान कैसे कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं कि दुनिया को भूखा नहीं सोने देंगे, इसका चैप्टर खोलूंगा। इमरान खान ने 18 करोड़ का हार चुरा लिया, पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री चोर निकला क्या, इसका चैप्टर भी खोलूंगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है। और घूमने जाते हैं आप तो कितना कूड़ा फैला कर आते हैं, यह भी थोड़ा बताऊंगा। आपकी भी क्लास लगेगी आज, या कूड़ा फैलाने वालों की भी क्लास लगेगी। लेकिन सबसे पहले इस देश में नफरत फैलाने के लिए, इस देश को बदनाम करने के लिए जिस टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है उसको एक्सपोज करूंगा। पाठशाला में पिछली कई क्लासेस से हम आपको उस टूल किट के बारे में बता रहे हैं जो टूल किट पीएम मोदी और भारत को दुनिया में बदनाम करने के लिए तैयार की गई, जो टूल किट भारत में नफरत फैलाने के लिए इस्तेमाल की गई। और जब सब आपको सिर्फ खबर बता रहे थे, हमने आपको आगाह किया था कि यह बाकायदा टूल किट है और कैसे इस्तेमाल हो रही है। आज हम पाठशाला में इस टूल किट के सबूत लेकर आए और यह सबूत आपको बताएंगे कि कैसे भारत के मुसलमानों को भड़काने और उन पर अत्याचार की फेक न्यूज तैयार करने के लिए भारत से बाहर कुछ ताकतें एक्टिव हैं। जो मैंने आपसे कहा था कि बाकायदा प्लानिंग है, साजिश है कि कैसे इंडिया के अंदर, भारत के अंदर अस्थिरता पैदा कर दो। इस इन्वेस्टिगेशन में हमने सोशल मीडिया को थोड़ा खंगाला और हमारी नजर एक हैशटैग पर पड़ी, और वो हैशटैग जो हमें नजर आया, जिस पर अगर आप जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा टूल किट कैसे काम कर रहा है, कहां से काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है, तो हम आपको बता चुके। वो हैशटैग कहता है इंडियन मुस्लिम्स अंडर अटैक। यानी जो भारत के मुसलमान हैं उन पर हमले हो रहे हैं, ये हैशटैग जो है वो ट्रेंड कराया जा रहा है। और एक वक्त भारत में ये नंबर 1 पर ट्रेंड करने लगा था। इस हैशटैग से जो ट्वीट किए गए उसको हमने खंगाला। उनमें से कई ट्वीट पाकिस्तान और टर्की जैसे देशों से किए गए। पाकिस्तान तो दुश्मन है या नहीं ये आपको पता ही है, टर्की भी भारत विरोधी मुसलमान देश है, ये सबको पता है। इन दोनों देशों से भारत के मुसलमानों को भड़काने वाले ट्वीट का मकसद यही है कि भारत के खिलाफ दुनिया में ऐसा माहौल बन जाए कि भारत में मुसलमान पर अत्याचार हो रहा है और भारत के मुसलमान में यह जहर भर दो कि देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। क्योंकि वो तो देखने नहीं जाएगा, खंगालने नहीं जाएगा कि कहां से ट्वीट हो रहा है। उसने ट्विटर खोला, अरे देखा, अरे इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक, 4 उसने 5 6 10 ट्वीट पड़े, वो तो जाके प्रोफाइल चेक करेगा नहीं कि कहां से हो रहा है। उसको लगा वो देखो इंडिया का ही मुसलमान कर रहा है। ये पूरी स्ट्रैटेजी के तहत हो रहा है। मोदी राज में भारत का मुसलमान खतरे में है, ये जहर भरा जा रहा है। भारत के मुस्लिम पीड़ित हैं, ये जहर भरा जा रहा है। उन्हें निशाना बनाया जा रहा है, ये दिमाग में डाला जा रहा है। आज इस भारत विरोधी टूल किट का सबूतों के साथ आपके सामने पर्दाफाश करता हूं। एक एक करके आपको इस टूल किट के सबूत दिखाता हूं। टूल किट में पहला नाम है बाबर मलिक का। आप ट्वीट देखिए बाबर मलिक का। बाबर मलिक ने अपने इंट्रो में खुद को कराची से पत्रकार बताया है और इस ट्विटर हैंडल से हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक के साथ ट्वीट किया। इस बाबर मलिक ने मुसलमानों को बेरहमी से मारने के लिए कैसे भारत सरकार पूरी तरह से हिंदू आतंकवादी ग्रुप के साथ खड़ी हो गई है, इसको लिखा और लिखा कि नए इजराइल में आपका स्वागत है। मतलब बता दिया कि नरेंद्र मोदी हिंदूवादी ताकतों के साथ खड़े हो गए, इजराइल बना दिया है, और दूसरी तरफ फिलिस्तीन बन गया है और जहां मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है। लेकिन ये भाई साहब कौन है? खुद को पाकिस्तान का पत्रकार बता रहे हैं। अरे तुम अपने यहां देखो ना,
तुम्हारे यहां सरकार नहीं चल रही, तुम्हारा पूर्व प्रधानमंत्री हार चुरा रहा, अभी बताऊंगा। तुम बता रहे हो इंडिया में मुसलमान के साथ क्या हो रहा है। सब टूल किट है। टूल किट में अगला नाम है फरहान कुरैशी का। इसने अपने इंट्रो में प्राउड पाकिस्तानी खुद को बताया। ट्विटर हैंडल में जगह रावलपिंडी पाकिस्तान की लिखी हुई है। इस ट्विटर हैंडल से भी हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक के साथ ट्वीट किया गया और ट्वीट में लिखा गया कि भारत जानवरों का फार्म बन गया है। अब आपको तीसरा ट्विटर अकाउंट दिखाता हूं। यह हार्ट टॉक नाम से ट्विटर हैंडल है। इंट्रो में खुद को मिलिट्री और पॉलिटिक्स एनालिस्ट बताया गया है। सीरिया, उइगर, रोहिंग्या, फिलिस्तीन का जिक्र है। लेकिन यह ट्विटर हैंडल भी, इसका देखिए लोकेशन क्या लिख रहा है, पाकिस्तान से चल रहा है। इन ट्वीट में यूजर्स ने भी हिंदुत्व स्टेट, हैशटैग हिंदुत्व स्टेट टेरर एंड इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक के साथ ट्वीट कर दिया। यह भी ट्वीट पाकिस्तान से चल रहा है। अब आप सोचिए कि पाकिस्तान से ट्वीट हो रहा है, आपको मैं ये दिखा रहा हूं कि हार्ट टॉक कौन है, वो कुरैशी कौन है, तब समझ में आ रहा है ना। आप जब सिर्फ नाम देखेंगे कि कोई कुरैशी ट्वीट कर रहा है, कोई फलाना ट्वीट कर रहा है, आपको लगेगा कि मेरे साथ जो है मेरा कोई साथी मुसलमान भाई ट्वीट कर रहा है, इंडिया का ही होगा। आप एक एक को खोल के थोड़ी पढ़ेंगे। एक चौथा देखिए, खान नाम से ट्विटर हैंडल है। इसके इंट्रो में लिखा है, हमारे पास पाकिस्तान को बनाने के लिए लाखों शहीद हैं और लाखों और हैं बचाने के लिए। इंट्रो में हैशटैग फ्री कश्मीर, हैशटैग फ्री पैलेस्टीन लिखा हुआ है। लेकिन यह भी पाकिस्तान से चल रहा है। इस ट्विटर हैंडल से भी हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक के साथ ट्वीट किया गया है और ट्वीट में यह दावा किया गया कि भारत में मुसलमान खतरे में। अब आपको पांचवा ट्वीट दिखाता हूं। इत्तेफाक नहीं चल रहा है, लिस्ट देखते जाइए। यह खान वाला का अब आया विजुअल। अब आया पांचवा, नोन स्ट्रेंजर। नाम देखिए ट्विटर हैंडल कैसा कैसा ये लोग रखते हैं, नोन स्ट्रेंजर। इंट्रो में दिल्ली और पाकिस्तान दोनों लिखा हुआ है। हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक और हिंदू टेररिज्म हैशटैग का इस्तेमाल इसने भी किया। यह भी पाकिस्तान का कनेक्शन दिखता है। छठा ट्वीट, राउफ बुरीनो। इसने इंट्रो में लिखा है, जम्मू कश्मीर और दुनिया के सभी मुसलमानों के साथ खुद को मीडिया पर्सनैलिटी बता रहा है। यह ट्विटर यूजर भी पाकिस्तान में। कर्नाटक में हिजाब विवाद के दौरान सुर्खियों में आई मुस्कान की तस्वीर लगाकर इसने ट्वीट किया, हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक। सब इत्तेफाक नहीं है बॉस कि सारे लोग अचानक पाकिस्तान से ट्वीट करने लगे और इनमें भारत के मुसलमान जो है उसका खतरा दिखने लग गया पाकिस्तान में बैठे बैठे। एक और देखिए, ज़हरा खान, हैशटैग फ्री पाकिस्तान, हैशटैग डेथ टू अमेरिका नाम से ट्विटर हैंडल है। इंट्रो में लिखा है, पाकिस्तानी दिल से कश्मीरी, न्याय के लिए जिहादी। यह भी ट्विटर हैंडल पाकिस्तान का है। इसने भी हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक से ट्वीट किया और हैशटैग हिंदुत्व टेरर का इस्तेमाल किया। एकदम सेम पैटर्न, पाकिस्तान का ट्विटर हैंडल, हिंदुत्व को टेरर बताओ और मुसलमान जो है वो खतरे में है ये बताओ। कुछ ऐसे ट्विटर हैंडल भी मिले जो टर्की से थे। अखीर हाशमी नाम से ट्विटर हैंडल था, इसमें भी वही हैशटैग इस्तेमाल हुआ। एक ट्विटर हैंडल इस्लामिक वर्ल्ड न्यूज नाम से भी मिला, इस ट्विटर हैंडल से भी हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक का इस्तेमाल हुआ। रकीब खान नाम से एक ट्विटर हैंडल मिला, यह भी टर्की का निकला, हैशटैग इंडियन मुस्लिम अंडर अटैक का इस्तेमाल हुआ। तो जो मैं आपको बीते 2 दिन से बता रहा था कि बकायदा एक पैटर्न है कि कैसे भारत को बदनाम करो और भारत में अस्थिरता पैदा कर दो, लोगों के दिमाग में जहर भर के कि भारत का मुसलमान खतरे में। मैंने आपको आंकड़े के साथ बताया था कि कैसे भारत में हिंदू मुसलमान किसी सरकारी योजना में नहीं हो रहा, लेकिन यह जहर भरा जा रहा है। और उस जहर का नतीजा क्या होता है? रीसेंट एग्जाम्पल आपके सामने गोरखपुर का है। कोई आदमी जो है वो हथियार उठा लेता है मुर्तजा नाम का और कहता है मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान में मुसलमान खतरे में, इसलिए मैं यहां गया था। तो उसको कैसे लगा? आईआईटी बॉम्बे का पढ़ा हुआ लड़का, उसको कैसे लगा? यही सब दिमाग में भरते भरते उसको क्या पता कोई पाकिस्तान से कर रहा है, कोई टर्की से कर रहा है, वो तो सोच रहा है कोई मुसलमान भाई कर रहा है। लेकिन माहौल बिगाड़ने की साजिश सिर्फ बाहर से नहीं हो रही, अंदर से भी हो रही है। कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के
दिग्विजय सिंह ने एक वायरल तस्वीर को मध्य प्रदेश के खरगोन का बता दिया और ट्वीट कर लिखा कि क्या तलवार लाठी से लेकर धार्मिक स्थल पर झंडा लगाना उचित है? क्या खरगोन प्रशासन ने हथियारों को लेकर जुलूस निकालने की इजाजत दी थी? क्या जिन्होंने पत्थर फेंके चाहे जिस धर्म के हों सभी के घर पर बुलडोजर चलेगा? शिवराज जी मत भूलिए, आपने निष्पक्ष होकर सरकार चलाने की शपथ ली है, लेकिन दिग्विजय सिंह ने जिस तस्वीर को लेकर शिवराज सरकार से सवाल किए वो तस्वीर खरगोन की थी ही नहीं। अब बताइए कितना बड़ा गुनाह है कि खरगोन में वैसे ही माहौल बिगड़ा हुआ है और एक पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह कहीं और की तस्वीर पोस्ट कर रहे हैं जो खरगोन की है ही नहीं। बाद में उन्होंने अपने ट्वीट से वो तस्वीर हटा दी, लेकिन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में धार्मिक उन्माद फैलाने का काम किया है। बाद में उन पर एफआईआर भी हो गई। भारत के मुसलमानों को कैसे हिंसा के लिए भड़काया जा रहा है उसका एक और सबूत आपको दिखाता हूं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के स्टूडेंट विंग कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया CFI, उसके अध्यक्ष MS साजिद का बयान आपको बताता हूं। रामनवमी पर मुस्लिम विरोधी हिंसा भड़की, यह RSS के नरसंहार के एजेंडे को दिखाता है। नरसंहार हो गया, पत्थर कहीं से चल रहे हैं लेकिन नरसंहार इनका हो गया। हिंदू त्योहारों पर मस्जिद और मुसलमानों की दुकानों को टारगेट किया जा रहा है। सांप्रदायिक तनाव बढ़ाकर चरणबद्ध तरीके से मुस्लिम समुदाय के नरसंहार की साजिश हो रही है। मुसलमानों के लिए जरूरी है कि वो आत्मरक्षा के लिए तैयार रहें। CFI अपील करता है कि सभी मुस्लिम समुदाय अलर्ट रहें और अपनी सुरक्षा के लिए तैयार रहें। अब मुझे बताइए, वो जो पाकिस्तान में बैठ के लिख रहा है, वो जो टर्की में बैठ के लिख रहा है और ये जो CFI वाला यहां इंडिया में बैठ के लिख रहा है, उनमें क्या फर्क है? जो पाकिस्तान चाहता है, जो टर्की चाहता है, वही CFI चाहता है, वही PFI चाहता है। कह रहा है मुसलमानों का नरसंहार हो रहा है, आप अपनी सुरक्षा। यही सब भर भर के इन लोग छत पर इतना पत्थर कहां से लाते हैं? इनके दिमाग में भरा जाता है पत्थर रखो, सुरक्षा के लिए जरूरी है। PFI भी इसी तरह की बातें कर मुसलमानों को भड़का रहा है। मुस्लिम विरोधी हिंसा के बीच बड़ी साजिश है। हिंदुत्व के नाम पर लोगों को हिंसा के लिए भड़काया गया। रामनवमी पर मुसलमानों पर हुए हमले हिंदुत्व संगठन की मुस्लिम विरोधी दंगे करवाने की साजिश का हिस्सा है। जो हुआ वो सिर्फ एक सांप्रदायिक हिंसा नहीं है, यह मुसलमानों के खिलाफ प्री प्लान्ड अटैक है। हर जगह तरीका एक ही है, मुस्लिम बहुल इलाके में रैली निकालो, विवादित नारे लगाओ और मुसलमानों को भड़काओ। अरे भाई मुझे यह बताओ, इतना भड़क काहे जाते हो? तुरंत क्यों भड़क जाते हो? और मुझे यह भी बताओ कि भड़कते हो तो पत्थर क्यों चलाते हो? पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? और नारे लगा देने से आप भड़क जाओगे और नरसंहार हो जाएगा। मतलब कोई सिर पैर तो होगा बातचीत का, लेकिन भड़का रहे हैं और उसमें लोग अपना लगे पड़े हैं। अभी मैं देख रहा था कुछ लोग ये वीडियो डाल रहे हैं कि भाई एक रामनवमी का जुलूस निकल रहा है, एक मस्जिद के पास लोग जो है वो झंडे लहरा के नाच रहे हैं। अरे नाचने के लिए क्या करेंगे मुझे बताइए? मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं तो वहां नहीं नाचेंगे? अब कोई नाचेगा उसमें भी भड़क जाओगे क्या? और इसलिए भी भड़क रहे हैं क्योंकि ये दिमाग में भर दिया गया है। क्या होता है, जैसे आपके साथ नहीं होता कि आपको लग रहा है कि ऑफिस में आपके कोई खिलाफ है, अब वो तीसरे से बात करके भी हंसेगा ना तो आपको लगेगा ये मेरे खिलाफ ही कुछ बात कर रहा होगा, ये भड़का रहा होगा। क्यों? दिमाग में भर जाता है। वैसे यहां भर दिया गया है। अब कोई नाच भी रहा है तो लग रहा है वो मुझे अपमानित करने के लिए नाच रहा है। यही इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। रामनवमी पर हिंसा भड़की तो क्या कहा गया कि शोभा यात्रा में भड़काऊ गाने बज रहे थे, जानबूझकर मस्जिद के सामने डीजे पर तेज आवाज में भड़काऊ गाने बजाए गए, इसलिए हिंसा भड़क गई, इसलिए पत्थर चल गया। अब जो लोग ये तर्क दे रहे हैं उन्हें सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस दिखाता हूं। दावा है कि यह वीडियो साल 2018 में MP के खरगोन का ही है और दावा यह भी है कि साल 2018 के मंदिर के सामने जब मुहर्रम का जुलूस निकल रहा है तब जो गाने बज रहे थे वो कम भड़काऊ नहीं थे। हाथ में पिस्तौल लेकर लोग नाचते दिखते हैं, हथियार लहरा रहे हैं, लेकिन कोई पत्थर तो नहीं चला मंदिर से। एक बार पूरा वीडियो देखिए फिर आगे की बात करता हूं।
यह उत्तराखंड वाला वीडियो था। उत्तराखंड में भी मंदिर के सामने से मुहर्रम का जुलूस निकल रहा था, लोग नाच रहे थे, किसी ने कोई पत्थर नहीं चलाया। अब आपको मध्य प्रदेश वाला दिखाता हूं। मध्य प्रदेश के सारंगपुर का है, इसमें भी मुहर्रम का जुलूस मंदिर के सामने से निकल रहा है। ऑडियो में विवादित गाने बजने की बात है, लेकिन यहां भी मंदिर से पत्थर नहीं चला। तो देखिए जरा इस तस्वीर को। अब मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि कोई कह सकता है ना कि यहां ये लोग भी तलवार लेकर जा रहे हैं, गाने बज रहे हैं, गाने के बोल जो हैं वो आपको सुनाई दे रहा है कि किस तरीके के हैं, तो क्या मंदिर से पत्थर चल जाने चाहिए? कोई कह सकता है कि मंदिर में भी जो लोग हैं वो भड़क गए भाई कि हमारे सामने तलवार चलाकर नाचते हुए जा रहे हैं, अब इनको पत्थर से बताएंगे? किसी ने हैशटैग ट्वीट कराया कि इंडियन हिंदू अंडर अटैक। आपका इस्तेमाल होता है पॉलिटिकली भी और इंडिया को बदनाम करने और इंडिया में अशांति फैलाने के लिए भी। इस बात को कब समझिएगा? कब? ये वीडियोस जो दिखाता हूं, ये टूल किट है जो बताता हूं, वो इसलिए बताता हूं कि समझिए। अगर मानते हैं कि ये देश आपका भी है, तो इस देश में आपके साथ भी गलत हो रहा है, आपके दिमाग में जहर भरा जा रहा है। ये कब समझिएगा? और नहीं समझिएगा तो देश में यही होगा कि कोई नाचता हुआ गुजरेगा तो आप उस पर पत्थर चलाएंगे और आप घायल होंगे, आपकी दुकानें जलेंगी, टूटेंगी, आप पर कार्रवाई होगी, आप जेल जाएंगे। जो लोग आपको भड़का रहे हैं उनको कुछ नहीं होगा, वो मजे में रहेंगे, वो हंसेंगे कि जो चाहते हैं वो हो रहा है। पाकिस्तान का क्या है? पाकिस्तान तो वैसे ही बर्बाद है। जो पॉलिटिकल पार्टीज ये सब कर रही हैं, उनकी सीटें नहीं आ रही हैं, इसलिए वो कर रही हैं। आपका तो घर परिवार है, कुछ तो दिमाग लगाइए कि आपके साथ वाकई में क्या कुछ गलत हो रहा है। सोचिए कभी बैठकर। और इतना सबूत लंबा चौड़ा दिया है, इसके बाद भी दिमाग का तार नहीं झन्ना रहा है और दिमाग के दरवाजे नहीं खुल रहे हैं, तो भगवान मालिक या कह लीजिए कि अल्लाह मालिक। पाठशाला में अब देश पर गर्व करने वाला वो चैप्टर जिसमें बताएंगे कि कैसे भूख से तड़पती दुनिया का पेट भरने का जिम्मा भारत ने उठा लिया है। दुनिया जमीन के लिए और अपने दबदबे के लिए युद्ध लड़ रही है और भारत दुनिया के उन देशों के लिए भूखमरी का युद्ध लड़ने में जुटा हुआ है कि दुनिया में कोई भूखा ना सो। जो देश इस वक्त दुनिया पर आए बड़े संकट से बेहाल हैं, भाई कोरोना के बाद अब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है ना, और नतीजा यह हुआ है कि दुनिया में अनाज का भंडार खाली हो गया। जिन्हें युद्ध का हथियार बेचना है उनका अकाउंट भर रहा है, लेकिन गरीब आदमी भूखा सो रहा है। यह दुनिया की सच्चाई है। करोड़ों लोगों पर दाने दाने का संकट है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बताया कि उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से वर्चुअल मीटिंग में कहा कि अगर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन परमिशन दे तो भारत कल से ही पूरी दुनिया को अनाज की सप्लाई शुरू कर दे, क्योंकि भारत में इतना अनाज है कि वो अपने लोगों को भी खिला सकता है और पूरी दुनिया का भी पेट भर सकता है। पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो सुनिए, फिर आपको बताएंगे कि कैसे दुनिया के कई देश दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं और कैसे भारत पूरी दुनिया को बैठाकर खिला सकता है। पहले पीएम को सुनिए। સૌ પોતપોતાનું સંભાળીને બેસી ગયા છે। એમાં એક નવી મુસીબત દુનિયા સામે આવી છે, અન્નના ભંડાર ખૂટવા માંડ્યા છે। કાલે હું અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ જોડે ચર્ચા કરતો હતો તો એમણે પણ કહ્યું કે એક મોટું ત્યારે મેં એમને કહ્યું તમે અમને WTO જો પરવાનગી આપે, થોડી રાહત કરી દે કે ભાઈ ભારતમાં જે ભંડાર પડ્યા છે તમે બહાર મોકલી શકો છો, તો અમે કાલે મોકલવા તૈયાર છીએ। અમે તો ભારતને તો જમાડીએ છીએ, અમારા
અન્નપૂર્ણા માના આશીર્વાદથી અમારા દેશના ખેડૂતોએ જાણે અગાઉથી દુનિયાની ચિંતા કરી હોય એમ, પણ હવે આ તો દુનિયાના કાયદા કાનૂનમાં રહેવું પડે એટલે હવે ખબર નહીં ક્યારે WTO એના કઈ સુધારા કરશે ને આપણે થશે. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि कल उन्होंने जो बाइडेन से जब बात की तो बोला हम दुनिया को खिला सकते हैं भाई. और नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया में भारत का कद ऊंचा रहे, भारत हमेशा बड़े भाई की भूमिका में नजर आए, कि भारत जो है वो दुनिया के लिए खड़ा है. तभी तो आज दुनिया भारत की तरफ देख रही है. चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो, उसमें भी लोग सोचते हैं कि भारत ही सल्टा देगा मामला. भूखमरी के शिकार दुनिया में 69 करोड़ लोग हैं. दुनिया की भूखमरी का आलम देखिए. जो भूखमरी है वो दुनिया में कितने लोग भूखे हैं, दुनिया का आंकड़ा देखिएगा तो दुनिया के लिए भूखे सोने वालों का आंकड़ा है 69 करोड़, 69 करोड़. और नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि इनका पेट हम भर सकते हैं. और अकेले एशिया में अगर आप भूखमरी का शिकार लोगों को देखिएगा जो भूख से तड़प रहे हैं, उनका आंकड़ा है 38 करोड़ का. इतने लोग भूखे सोते हैं, भूख से तड़पते हैं. लेकिन भारत में अगर आप देखिएगा, भारत में 80 करोड़ लोगों को अनाज मिल रहा है. 80 करोड़ को अनाज मिल रहा है. मतलब भारत में कोई भूखा ना सोए, चाहे कोरोना का संकट हो या कुछ भी हो. दुनिया अलग दिशा में है कि सब भूख से मर रहे हैं, सो रहे हैं. भारत अपने 80 करोड़ लोगों को अप्रैल 2020 से हर महीने फ्री राशन दे रहा है और जिम्मेदारी के तौर पे दे रहा है. कोई एहसान नहीं है भाई, हमारे लोग हैं तो ये देना है, ये करना है, ये जिम्मेदारी निभाई जा रही. कोविड के पहले 5 साल में दुनिया में भूखमरी नहीं बढ़ी थी, लेकिन जब कोरोना आया ना तो हालात बिगड़ गए. अब रूस यूक्रेन के बीच लंबे युद्ध से हालात और बिगड़ जाएंगे. यूएन ने बताया था, जो आपके पास जानकारी में देना चाहता हूं कि भूखमरी को लेकर क्या स्थिति है दुनिया के अंदर. यूएन ने बताया था कि कोविड के दौरान दुनिया में भूखमरी 18% बढ़ी, क्योंकि हर जगह दुकानें बंद हुई, बहुत सारी चीजें बंद हुई, लोगों का व्यापार बंद हुआ, तो भूखमरी बढ़ गई 18%. और ये करीब 72 से 81 करोड़ लोगों पर भूखमरी का संकट है. जिस आबादी पर भूखमरी का संकट है वो रूस यूक्रेन युद्ध में 76 लाख से 1 करोड़ 30 लाख तक और बढ़ जाएगा. इस संकट के बीच ग्लोबल फूड प्राइस ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए. हमारे यहां लोग महंगाई कर रहे हैं ना, दुनिया में ग्लोबल फूड प्राइस जो है वो ऑल टाइम हाई पर है. इतना ऊपर कभी गया ही नहीं. यूएन की एजेंसी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको FAO कहते हैं, उसका वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स क्या कहता है आपको पता है? वो कह रहा है वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स जो है, वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स WFPI, ये कहता है कि मार्च के महीने में, मार्च में गेहूं के दाम बढ़े. गेहूं के दाम कितने बढ़े आपको पता है? 19% से ज्यादा, 19.7% बढ़े. ये दुनिया का हाल है. जौ के दाम देख लीजिए. जौ के दाम में जो इजाफा हुआ वो 27% ऊपर चला गया जौ की कीमत. मक्के के दाम में, ये दुनिया के बारे में आपको बता रहा हूं, भारत का नहीं बता रहा हूं, 19% कीमत बढ़ गई मक्के की. ये दुनिया में कीमत बढ़ी है. ज्वार की कीमत 17% बढ़ गई. जो गरीब देश जो खरीद नहीं पाएगा भाई. खाने के तेल के दाम, खाने का तेल दुनिया में कितना महंगा हुआ है आपको पता है? 23%, 23%. इसलिए मैं आपसे कहता हूं, देश में बतौर नागरिक हमारा ये हक है कि हम महंगाई पर प्रश्न पूछें, लेकिन बतौर नागरिक हमारी जिम्मेदारी भी है कि हम ये देखें कि दुनिया में कोरोना के बाद, युद्ध जो चल रहा है उसके बाद हो क्या रहा है. हर जगह त्राहिमाम है. और हम क्या दुनिया से अलग हैं? हम क्या चांद पर रहते हैं और दुनिया पृथ्वी पर रह रही है? और जब आप ये कहेंगे कि अरे हमको ये नहीं देखना, हमको सस्ता करके दे दो, तो वही हाल होगा जो श्रीलंका में हुआ. आप इस सच्चाई से मुंह मोड़िएगा तो दुनिया जो है
वो आप पर हंसेगी कि हमारे यहां तो ये हालात है, यहां कोई भूखा भी नहीं सोने दिया जा रहा, और उसके बाद ये लोग ये कह रहे हैं। अनाज और खाने के तेल के दाम इसलिए बढ़े क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गया। यही समझा रहा हूं आपको, दुनिया कनेक्टेड है ना। दुनिया का 23% गेहूं रूस और यूक्रेन सप्लाई करता है, 23% गेहूं। दुनिया का 19% जौ रूस और यूक्रेन सप्लाई करता है। अब दोनों लड़ रहे हैं, कहां से सप्लाई करेंगे? दुनिया का 18% मक्का रूस और यूक्रेन की सप्लाई से आता है। दुनिया का 64% सनफ्लावर ऑयल रूस यूक्रेन से आता है। फर्टिलाइजर एक्सपोर्ट में रूस दुनिया में नंबर 1 है। रूस और यूक्रेन से गेहूं मक्के की बड़ी सप्लाई फंस गई। रूस और बेलारूस से खाद की बड़ी सप्लाई फंसी गई। अनाज और खाद के दाम 20 से 40% तक बढ़ गए। अब यह बताइए कि यह किसी देश पर निर्भर है कि भाई एक देश में हो गया? यह तो हर जगह हो रहा है ना, किसी एक जगह तो नहीं हो रहा। जिस तरह से दुनिया में अनाज के दाम बम्पर बढ़ गए और जिस तरह से रूस यूक्रेन युद्ध से ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई या असर पड़ गया, उससे कई देशों को अपनी आबादी का पेट भरना मुश्किल हो जाएगा, और हो रहा है। जो बात नरेंद्र मोदी, पीएम नरेंद्र मोदी कह रहे हैं, वो ऐसे ही नहीं कह रहे। खास तौर पर वो देश जो अनाज के लिए रूस यूक्रेन से आयात या फिर यूएन के वर्ल्ड फूड प्रोग्राम पर निर्भर है। अब जैसे आप देखिए, इजिप्ट हो गया, टर्की है, बांग्लादेश है, ईरान जैसे देश है, ये 60% गेहूं रूस और यूक्रेन से आयात करते हैं। तो इनके लिए तो सोचिए क्या हालत है। 60% गेहूं कहीं से आता है, अब वो 60% नहीं आएगा तो आप कैसे खिलाएंगे, मुझे बताइए। आर्मेनिया, मंगोलिया, कजाकिस्तान, इरिट्रिया, ये ऐसे देश हैं, इनका तो पूरा गेहूं जो है वो रूस और यूक्रेन से आता है। अब ये कैसे रोटी खाएंगे, मुझे बताइए। गेहूं ही नहीं है, पूरा रूस यूक्रेन से मंगाते थे। रूस यूक्रेन जो है वो आपस में लड़े पड़े, इनका तेल निकल रहा है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को 40% गेहूं यूक्रेन से मिलता है। युद्ध की वजह से यह सप्लाई रुक गई। यूएन के मुताबिक एशिया, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट के गरीब देशों पर खाने का संकट आ जाएगा। यमन, सीरिया, साउथ सुडान, इथोपिया जैसे देशों में संघर्ष की वजह से पहले ही भूखमरी का संकट है। अफगानिस्तान में आधी से ज्यादा आबादी, करीब 2 करोड़ 30 लाख लोगों को पर्याप्त भोजन नहीं मिल रहा है। आप यहां इसी में फंसे हुए हैं कि रामनवमी पे यात्रा निकली तो नाच कैसे दिया। अरे दुनिया नाच रही है पागल होकर कि खाने को नहीं मिल रहा। आप देखिए हमारे यहां कितने बेहतर हालात हैं। जो देश रूस यूक्रेन से गेहूं और दूसरे अनाज मंगवाते थे, उन्हें अब क्या करना पड़ रहा है? दूसरे देशों से गेहूं और दूसरा अनाज मंगवाना पड़ रहा है। वो दूसरा देश भी तो किसी तीसरे को सप्लाई कर रहा था, अब उस पर ज्यादा प्रेशर पड़ गया, कहां से देगा? इसी से ग्लोबल सप्लाई पर दबाव पड़ गया। दुनिया में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता चीन है, चाइना। चीन इस बार पहले से कहीं ज्यादा मात्रा में गेहूं आयात करेगा, क्योंकि पिछले साल हुआ क्या चीन में कि वहां आ गई बाढ़ और उसकी वजह से गेहूं की 1/3 फसल बर्बाद हो गई। अब जो सबसे ज्यादा उगा रहा था और सबसे ज्यादा दे रहा था, उसके यहां खुद लाले पड़े हुए हैं कि वो अपने यहां क्या खिलाए। उसके यहां 1/3 बर्बाद, और उसकी आबादी कोई छोटी तो है नहीं, दुनिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। तो अगर 1/3 बर्बाद हो गया, उगा ही नहीं या बर्बाद हो गया, तो वो अपने यहां पहले कैसे खिलाएगा, उसकी चिंता ये है। तो चीन तो गया लिस्ट से बाहर। गेहूं और बाकी अनाज के दूसरे बड़े उत्पादक देश जैसे अमेरिका हो गया, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ये जो देश है, ये पहले घरेलू सप्लाई पर ध्यान देंगे और एक्सपोर्ट पर लिमिट लगा देंगे। अब दुनिया में जो बाकी देश रह गए, वो मुंह बाए खड़े हैं, मुंह देख रहे हैं कि कौन खिलाएगा। ऐसे में एक ही नाम बचता है और वो नाम है भारत। हमारा आपका इंडिया, जो दुनिया का पेट भर सकता है। और भारत ये कैसे कर सकता है? पीएम नरेंद्र मोदी हवा में नहीं कह रहे कि हम दुनिया को खिला सकते हैं।
इसके पीछे वजह है कि भारत दुनिया का पेट भर सकता है, और इस पर आपको गर्व भी होना चाहिए कि भारत कैसे दुनिया का पेट भर सकता है। बहुत बड़ी बात है ये, पेट भर सकता है। और ये क्यों कह रहा हूं, अब आपको आंकड़ों से समझाता हूं। भारत में गेहूं का उत्पादन, गेहूं अगर आप देखेंगे 2020-21 के लिए 11.13 करोड़ टन है। 11.13 करोड़ टन, इतना भारत में गेहूं का उत्पादन हुआ है, जो दुनिया में नंबर 2 है। दूसरे नंबर चावल का उत्पादन कितना है, अगर आप इसी वर्ष के लिए देखिएगा, 12.7 करोड़ टन चावल भारत ने उत्पादित किया। और यह भी भारत जो है वो इस मामले में दुनिया में नंबर 2 पर है। हमारा जो बफर स्टॉक है, मतलब जो हम राशन बांट रहे हैं और जो राशन हमारी जरूरत है कि इतना हमको मिलना चाहिए, उसके अलावा जो हमारे पास बफर स्टॉक है अनाज का, जो सरकार खरीद कर रखती है, वो चावल जो है हमारे पास बफर स्टॉक में, आपको बता रहा हूं, वो चावल हमारे पास है 323 लाख टन, लाख मीट्रिक टन एमटी। और गेहूं हमारे पास है जो बफर में पड़ा हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा है, वो है 190 लाख मीट्रिक टन। यह बात भी ध्यान रखिएगा कि जब इतना उत्पादन हुआ और इतना अभी बफर में है 80 करोड़ लोगों को देने के बाद, ये एमएसपी पे खरीदा गया था। तो जो लोग किसान आंदोलन में अफवाह फैला रहे थे, उड़ा रहे थे, वो भी जैसे अभी मुसलमान खतरे में, किसान खतरे में वाला टूल किट चल रहा था, ये आंकड़े उसकी भी गवाही दे रहे कि कौन खतरे में। भारत का गेहूं निर्यात 2020-21 में 21 लाख टन और 2022-23 में अनुमानित है कि भारत 100 लाख टन गेहूं निर्यात करेगा, दूसरे देशों को देगा, बेचेगा, देगा, उनका पेट भरेगा, क्योंकि किसी के पास है ही नहीं और हमारे पास है तो हम देंगे। और इसीलिए भारत का कद दुनिया में लगातार ऊपर जा रहा है। इससे पहले भी भारत ने दुनिया की बहुत मदद की है, यह मत भूल सोचिएगा कि सिर्फ गेहूं और चावल देने की बात। आपको याद होगा कि भारत ने वैक्सीन की सप्लाई की थी, यह मत भूलिएगा। जब यह कहा जा रहा था हमारे बच्चों की वैक्सीन दे दी, हमारे बच्चों की वैक्सीन दे दी, ये जो बच्चों जैसी बातें कर रहे थे, क्योंकि बच्चों को तो वैक्सीन तब लगनी भी नहीं थी, तो भारत ने 150 देशों को वैक्सीन की सप्लाई की थी। और इतना ही नहीं, 17 करोड़ डोज दी थी HCQ की, जिसको बोलने में आपकी जुबान लड़खड़ा जाएगी, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन। 55 देशों को 11 करोड़ दिया था, 55 करोड़, माफ कीजिएगा, 55 देशों को दिया था 11 करोड़ डोज। यह भी भारत ने मदद की। दुनिया में जो देश खुद को सुपर पावर कहते हैं ना, वो किस बात पे सुपर पावर कहते हैं? कि मेरे पास ये हथियार है। भारत आज सुपर पावर कैसे बन रहा है? कि तुम हथियार है, मेरे पास भी हथियार है, लेकिन मेरे पास दिल भी है। और वो ये दिल समझता है कि कोई भूखा सोता है तो उस पर क्या बीतती है, तो उसकी मदद कर। वो दिल ये समझता है कि कोई अगर कोरोना से प्रभावित हो रहा है, उसको बचाओगे तो उसके परिवार जो है वो कैसे खुश होगा, इसलिए वो वैक्सीन की सप्लाई करता है। भारत का दिल ये समझता है कि कैसे कोरोना की दवा दोगे, दुनिया बचेगी, तभी हम भी साथ चल पाएंगे। दुनिया की मदद इन सुपर पावर्स ने नहीं की उतनी जितनी भारत करता रहा और कर रहा है। सुपर पावर खुद को कहने वाले यही देश भारत पर दबाव बनाते हैं कि वो रूस से तेल की सप्लाई कम कर दे, लेकिन ये नया भारत है, दबाव तो ऐसे झाड़ देता है। हटाओ दबाव, दबाव नहीं लेता मैं, प्रेशर नहीं लेता। भारत दबाव नहीं लेता, पलट के करारा जवाब देता है। विदेश मंत्री एस जयशंकर को एक बार सुनिए, उनका बयान बड़ा वायरल है। अमेरिका गए हुए थे,
जो बाइडेन और पीएम मोदी की मुलाकात के बाद जब अमेरिकी पत्रकारों ने कुछ पूछा तो जवाब ऐसा दिया कि लोग धुआं धुआं हो गए। पाठशाला में हम क्लास लगाते, उन्होंने वहां अमेरिकी पत्रकारों और अमेरिका की क्लास लगा दी, धुआं धुआं एकदम। सुनिए। I noticed you refer to oil purchases. If you are looking at energy purchases from Russia, I would suggest that your attention should be focused on Europe, which probably we do buy some energy which is necessary for our energy security. But I suspect, looking at the figures, probably our total purchases for the month would be less than what Europe does in an afternoon. So you might want to think about it. अमेरिकी पत्रकार सोच रहे थे कि पूछ लेंगे कि अरे आप रूस से कैसे तेल ले रहे हैं, कैसे एनर्जी ले रहे हैं, तो भारतीय विदेश मंत्री हड़बड़ा जाएंगे। उन्होंने कहा अरे यार तुम जाके यूरोप से पूछो पहले, हम जितना महीने भर में नहीं ले रहे हैं उतना वो एक दिन में ले लेता है, एक दिन क्या एक दोपहर में ले लेता है। और मैंने आपको पाठशाला में बताया था कि यूरोप रूस से तेल और गैस खरीद रहा है, उसे तो अमेरिका नहीं रोक पाया। भारत से सोच रहा था कि अमेरिका जो है वो सोच रहा था कि भारत ना खरीदे रूस से, उससे क्या हो जाएगा। अभी भारत जो है ना वो खिलाड़ी हो गया है जिसको हर आईपीएल फ्रेंचाइजी को चाहिए कि मेरी टीम में रहे। तो एक तो इनका अपना डबल स्टैंडर्ड है कि हम करेंगे तुम मत करो, दूसरा क्या है इंडिया नहीं करेगा तो रूस पे प्रेशर बन जाएगा। भारत रूस से कितना तेल लेता है? 1 से 2%। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी से मीटिंग में यही कहा कि भारत रूस से तेल और दूसरी चीजों का खरीदना कम करे, लेकिन खुद अमेरिका ने बता दिया कि पीएम ने कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जेन साकी ने कहा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने क्लियर कर दिया कि वो नहीं मानते कि रूस से तेल और दूसरी चीजें खरीदना भारत के हित में होगा। भारत रूस से सिर्फ 1 से 2% तेल ही खरीदता है और राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो इसे भी कम करने में मदद करने के लिए तैयार है। रूस से तेल खरीद कम करने या खत्म करने पर पीएम मोदी ने कोई भरोसा नहीं दिया। बेहतर होगा कि पीएम मोदी और भारत ही इस पर जवाब दें। भारत के साथ रिश्ते प्रेसिडेंट बाइडेन और अमेरिका के लिए बहुत है। तो ये वो नया भारत है जिसमें बाइडेन की नहीं चलती। बहुत होगे तुम अमेरिका अपने यहां, हम अपने हिसाब से चलती। यही ना इमरान खान कह रहे थे कि भारत पे कोई सुपर पावर का प्रेशर नहीं चलता। तो बाइडेन ने सोचा था कि हम मीटिंग करेंगे, कुछ प्रेशर बनेगा, झाड़ दिया दबाव, ले जाओ। जब अमेरिका ने देख लिया कि कहीं से कुछ दबाव काम नहीं आ रहा, मन तो बहुत चिड़चिड़ाया होगा। क्या करें, कर कुछ पा नहीं रहे कि इंडिया को दबाना मुश्किल, इंडिया को छोड़ना मुश्किल। तो उसने क्या किया कि मानवाधिकारों का मामला निकाल लिया। अमेरिका में विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री की 2+2 मीटिंग के बाद ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि मानवाधिकारों के मामले में साझा मूल्यों पर हम लगातार भारतीय पार्टनर्स के साथ बातचीत कर रहे हैं। भारत में मानवाधिकार उल्लंघन के हाल में बड़े मामलों पर भी हमारी नजर है। कुछ नहीं समझ में आया तो सोचे कि मानवाधिकार पर बोल देते। अरे तुम अपने यहां का मानवाधिकार देखो। ब्लैक लाइव्स मैटर तुम्हारे यहां हुआ था ना, हमारे यहां तो हम दुनिया को खिलाने के लिए तैयार बैठे। हमारे यहां मानवाधिकार इतना है कि यहां साल भर 1.5 साल जो है प्रदर्शन चल जाता है। लोग रोड छेक के बैठ जाते हैं, रोड घेर के बैठ जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट और फलाना कोर्ट जो है वो कहता रह जाता है, लेकिन लाठी डंडा नहीं चलता। और तुमने क्या किया था वो ब्लैक लाइव्स मैटर में? वो एक भाई के गले पे टांग रखकर उसकी जान ही निकाल दी थी। हमको मानवाधिकार मत समझाओ, लेकिन इनकी भी गलती, कुछ कर नहीं पा रहे तो सोचा कुछ ही बोल दें। अमेरिका में क्या हो रहा है उसकी खुद की तो बोलती बंद है। आज ही का आपको बता देता हूं। न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन मेट्रो सबवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग हुई है। इस फायरिंग से पूरा अमेरिका दहल गया। अचानक एक शख्स ने फायरिंग कर दी, 13 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। या सुबह वहां 8:30 बज रहे थे, तब का समय आपको बता रहा हूं। न्यूयॉर्क लॉ इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स के मुताबिक एक नकाबपोश शख्स ने ब्रुकलिन सबवे स्टेशन पर अंधाधुंध फायरिंग की। हमलावर वहां से फरार भी हो गया। यह इनकी कानून व्यवस्था है। पुलिस को स्टेशन के पास से कई बिना विस्फोटक वाले उपकरण मिले हैं। फायरिंग में 5 लोगों को गोली लगी है। 8 लोग भगदड़ में घायल हो गए हैं। हमलावर ऑरेंज कलर की जैकेट पहने हुए था, जो ऐसा कंस्ट्रक्शन के वक्त पहनते हैं। इसके अलावा उसने गैस मास्क लगाया हुआ था। एक आदमी गोली चला के चला गया, तुम पकड़ नहीं पा रहे हो। इंडिया को बता रहे हो हम देख रहे हैं कि मानवाधिकार का क्या हो रहा है। अरे पहले अपना देश देखो ना, ढूंढो उसको जिसने गोली चलाई, बाद में इधर आना।
अच्छा, अमेरिका को कुछ और नहीं समझ में आया तो ये भी समझा रहा था भारत को कि देखो चीन और रशिया का भी बड़ा दोस्ती है, तुम बाद में सोचोगे तो तुमको समझ में आएगा कि क्या करना है। अरे चीन और रशिया की दोस्ती हो या ना हो, तुम अपना देखो ना, तुम्हारा दोस्त ना था यूक्रेन, तुमने क्या किया यूक्रेन के साथ? तुम मदद के लिए तो जा नहीं पाए, जा नहीं पाए क्या? गए नहीं तुम। तुम हमको सिखा रहे हो कि रूस चाइना के साथ क्या करेगा। रूस कितनी बार भारत के साथ खड़ा हुआ है, गिनने बैठिएगा तो अमेरिका शर्म से पानी पानी हो जाएगा। ये समझाने आए। लेकिन ये नया भारत है, दुनिया की मदद करता है, अपने टर्म्स पे करता है, दुनिया से रिश्ता निभाता है, अपने टर्म्स पे निभाता है। यह है गर्व करने वाला भारत। लेकिन बगल में पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जो किया उस पर तो गर्व नहीं हो सकता। पाठशाला में अब इमरान खान और 18 करोड़ के उस नेकलेस की चोरी का चैप्टर जो इमरान खान को गिफ्ट के तौर पर मिला था, और इमरान खान ने अपने ही गिफ्ट पर हाथ साफ कर दिया, चोरी कर दी। कुर्सी से हटते ही इमरान खान के खिलाफ पहली जांच शुरू हो गई है। इमरान खान के खिलाफ यह जांच उन गिफ्ट्स को लेकर हो रही है जो गिफ्ट्स उन्हें प्रधानमंत्री के तौर पर मिले थे। नियमों के मुताबिक ऐसे गिफ्ट सरकारी खजाने में जमा करने होते हैं, लेकिन इमरान खान तो इमरान खान है और पाकिस्तान तो पाकिस्तान है। वहां इसमें भी हेराफेरी हो गई। उन्होंने गिफ्ट में मिले एक नेकलेस को अपने एक करीबी को दे दिया और उस करीबी ने उस नेकलेस को लाहौर के एक ज्वेलरी को बेच भी दिया। पाकिस्तान की मीडिया में इमरान खान की इस चोरी की बड़ी चर्चा है। सुनिए वहां कैसी बातें हो रही। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया। तोहफे में मिलने वाले हार को तोशाखाना में रखने की बजाय जुल्फी बुखारी की मदद से 18 करोड़ रुपए का लाहौर के एक ज्वेलर को फरोख्त किया गया। तोशाखाना में चंद लाख जमा कराने पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं, साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। तोहफे में मिलने वाले हार को तोशाखाना में रखने की बजाय जुल्फी बुखारी की मदद से 18 करोड़ रुपए का लाहौर के एक ज्वेलर को फरोख्त किया गया। तोशाखाना में चंद लाख जमा कराने पर FIA ने तहकीकात का आगाज कर दिया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ पहली इंक्वायरी का आगाज कर दिया गया है। तोहफे में मिलने वाले हार। इमरान खान जब शुरू में आए थे और थोड़ा नाटक करना था कि मुझे पाकिस्तान को सुधारना है तो चीन को गधे बेच रहे थे। जब मुल्क को बना लिया वही जो बेच रहे थे तो लास्ट में पता चला 18 करोड़ का हार बेच रहे थे। इमरान खान ने गिफ्ट में मिले नेकलेस को जुल्फी बुखारी नाम के एक व्यक्ति को दिया। जुल्फी बुखारी इमरान खान के PM रहते उनका स्पेशल असिस्टेंट था। वो एक ब्रिटिश नागरिक है जो इमरान खान का बेहद करीबी है। इमरान खान से मिले नेकलेस को जुल्फी बुखारी ने लाहौर के एक ज्वेलर को 18 करोड़ रुपए में बेच दिया। नेकलेस के नाम पर सरकारी खजाने में सिर्फ कुछ लाख रुपए जमा करा दिए और बाकी रकम अंदर। सरकारी गिफ्ट्स को अपने पास रख लेना या उन्हें बेच देना इमरान खान की पुरानी आदत है। वो पहले भी ऐसा कर चुके हैं। 2018 में PM बनने के बाद इमरान खान सऊदी अरब गए थे। सऊदी प्रिंस ने इमरान को कई बेशकीमती तोहफे दिए। भाई वो लोग तो सऊदी वाले तो वैसे ही बहुत पैसा रखो। इमरान खान को सोने की AK-47 गिफ्ट मिली। अच्छा दिया भी तो देखिए AK-47। उसको पता है कि पाकिस्तान में बम गोला बारूद AK-47 दो तो ये लोग खुश होते हैं, तो किसी और को AK-47 नहीं दिया होगा, इनको AK-47 दिया। लेकिन प्रधानमंत्री थे तो सोने का दे दिया। लो चलाओगे नहीं, तुम्हारे पास तो ऑलरेडी चलाने वाले बहुत हैं। इसमें 16 करोड़ रुपए के सोने की घड़ी भी शामिल है। हीरे की अंगूठी दी, झुमका दिया, अन्य गहने गिफ्ट मिले। इमरान ने ये सारे गिफ्ट अपनी पत्नी बुशरा बेगम को दे दिए। अरे पत्नी के लिए थोड़े दिया था, तुम प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री को दिया तो सरकारी खजाने में रखना था। ये उठाया बुशरा बेगम को दे दिया कि लो रखो, इतना मुर्गा कटवा रही हो मेरी कुर्सी बचवाने के लिए, तुम्हारे काम आएगा। ये सारे गिफ्ट इमरान ने सरकारी खजाने में जमा किए ही नहीं। अच्छा बुशरा बेगम ने अपने स्टाफ से घड़ी की कीमत पता लगाने को कहा। वो कम थोड़ी थी, दिया है तो पता तो लगाओ कि ठीक दिया कि नहीं दिया। तो पता चला कि घड़ी की कीमत 16 करोड़ रुपए से भी ज्यादा थी। तो बुशरा बेगम ने घड़ी को सऊदी अरब में ही बेचने का आदेश दे दिया कि यहां घड़ी लाके क्या करोगे, वहीं बेच दो, पैसा दे देना।
घड़ी को पूछा का स्टाफ शोरूम में ले गया। महंगी घड़ी देखकर शोरूम मालिक ने घड़ी बनाने वाली कंपनी को फोन किया तो पता चला कि इस तरह की घड़ियां सऊदी प्रिंस ने बनवाई थी। फिर उन्होंने सऊदी प्रिंस के ऑफिस फोन कर दिया कि अरे आपकी बनवाई हुई घड़ी तो यहां बिकने के लिए आई है। सऊदी प्रिंस ने उस घड़ी को खरीद लेने के लिए कहा। मजे की बात तो यह है कि इमरान खान ने खुद को मिले गिफ्ट्स की जानकारी देने से भी मना कर दिया। लेकिन बेइज्जती देखिए, कैसा देश और कैसा प्रधानमंत्री है कि वहां गिफ्ट मिला, वहीं से बीवी को बताया कि तुम्हारे लिए घड़ी ला रहा हूं, बीवी ने वहीं से रेट पता किया, बोला वहीं बेच दो, यहां लाओगे तो पता नहीं कोई आतंकी लूट ले या पता नहीं क्या हो जाए। और जिसने गिफ्ट दिया वही खरीद ले रहा है। इसको यहां हमारे बिहार में कहते हैं वर्ड छीछा लेदर हो, मतलब बेइज्जती हो। इमरान खान का तर्क था कि इससे राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में आ जाएगी और गिफ्ट देने वाले देश से संबंध खराब हो जाएंगे, यानी बिना किसी को कुछ बताए आराम से लूटते रहो। पाकिस्तान में सरकारी तोहफों की लूट कोई नई बात नहीं है, तो इमरान खान अकेले नहीं है, ये पहले प्रधानमंत्री नहीं है। पूरी लिस्ट आपको बता देता हूं। 1999 से 2009 के बीच नेताओं को 3286 गिफ्ट मिले। इसमें हीरा था, गहने थे, घड़ियां थी, तलवारें थी, बंदूकें थी। इनकी कीमत बताई गई कि 2146 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। 2146 करोड़ रुपए का गिफ्ट मिला और पाकिस्तान के खजाने में कितना जमा हुआ? 272 करोड़ रुपए। मतलब 1873 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। ये लोग खा गए। इन खजानों की कीमत पाकिस्तानी रुपए में बता रहा हूं। इन 10 सालों में सरकारी तोहफों की जमकर लूट हुई। किस किस ने कि पाकिस्तान को कितना लूटा, यह भी आपको बता देता हूं। परवेज मुशर्रफ 2001 से 2008 तक राष्ट्रपति थे। मुशर्रफ को भी हजारों गिफ्ट मिले जिनकी कीमत 600 करोड़ रुपए से ज्यादा थी। उन्होंने गिफ्ट से जुड़े नियम ही 4 बार बदल दिए। गिफ्ट रखने के बदले सिर्फ 51 लाख रुपए चुकाए। मुशर्रफ की पत्नी को कई सोने के हार मिले, सभी गहने उन्होंने अपने पास रख लिए। यह है पाकिस्तान। शौकत अजीज 2004 से 2007 तक पाकिस्तान के पीएम थे। 1126 गिफ्ट मिले, वो लेके लंदन ही चले गए और जिनकी कीमत 472 करोड़ रुपए से ज्यादा थी और 52 करोड़ रुपया खाली दे दिया कि लो रखो, कुछ तो रख लो, मतलब दे दिया तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्रियों की यह चोरी आज की नहीं है, पुरानी है। पाकिस्तान में इस तरह के गिफ्ट्स को लेकर क्या नियम है, यह भी जान लीजिए। विदेशी गिफ्ट की जानकारी नेशनल आर्काइव को देनी होती है। गिफ्ट्स को सरकारी मालखाने में जमा कराना होता है। 10,000 से कम कीमत वाले गिफ्ट को नेता अपने पास रख सकते हैं। 10,000 से कम वाले, ये लोग हीरे का हार ही रख के बीवी को दे रहे हैं। 10,000 से महंगे गिफ्ट 20% कीमत देकर रख सकते हैं। 4 लाख से महंगा गिफ्ट केवल राष्ट्रपति पीएम खरीद सकते हैं। कोई ना खरीदे तो गिफ्ट्स की नीलामी की जाती है। ये लोग सब अपने रख लिए पास। नियम तो अच्छे हैं, लेकिन पाकिस्तान में कोई भी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति मानता नहीं है इनको। पाकिस्तान के हुक्मरानों को भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी अब तक कई देशों का दौरा कर चुके हैं और इस दौरान पीएम मोदी को हजारों गिफ्ट मिले हैं। पीएम मोदी को मिले गिफ्ट्स की नीलामी की जाती है। कोई भी व्यक्ति या संगठन नीलामी में हिस्सा ले सकता है। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय इन गिफ्ट्स की नीलामी करता है। नीलामी की रकम को नमामि गंगे योजना में दिया जाता है। 2018 में पीएम को मिले 1900 गिफ्ट्स की नीलामी की गई थी। 2019 में 2772 उपहारों की नीलामी की गई थी। 2019 में नीलामी से 15 करोड़ से ज्यादा रकम आई थी। 2021 में 1348 उपहारों की नीलामी की गई थी और इससे मिला सारा पैसा देश के काम में लगा दिया गया था। तो यह फर्क है भारत में, पाकिस्तान में, भारत के प्रधानमंत्री में और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। आज के लिए पाठशाला में इतना ही। नमस्कार।